हेलो एवरीवन। वेलकम फ्रेंड्स। अन अकेडमी के लेट्स क्रैक इट प्रोग्राम में आप लोग सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राजेश शर्मा। तो आज हम लोग टॉपिक में बात करना है फ्रेंड कि बायोडायवर्सिटी इन इंडिया पे बात करेंगे। भारत में जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड। और उसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड अन अकेडमी के बारे में। अन अकेडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्पेक्टेकुलर प्लेटफॉर्म है, अनपैरेलल प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ज्वाइन करो, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करो। एक आपको क्लियर कट रोड मैप मिलता है कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, हर चीज एक क्लियर कट आपको पैरामीटर मिलेगा फ्रेंड। और बिल्कुल प्लानर के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको बिल्कुल कंप्लीट कराई जाएगी। तो ज्वाइन करते हैं। देखो, दो तरह का कोर्स है। एक तो आपका आइकॉनिक कोर्स है और एक आपका प्लस कोर्स है। दोनों में से कोई ज्वाइन कर सकते हो, बट आइकॉनिक बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है फ्रेंड। ज्वाइन करने पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा आपको, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, सारी चीजें दी जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस होगा 1 साल 2 साल के लिए। अगर आपने ज्वाइन किया है 2 साल का ज्वाइन करो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 1 साल तो एग्जाम का पैटर्न है और 1 साल आपको प्रिपरेशन में समय लगता है फ्रेंड। तो आप बिल्कुल अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हैं। और मेरे बारे में फ्रेंड, तो मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है और पिछले काफी लंबे समय से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड, तो आप भी शामिल हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लें और मेरे से टेलीग्राम लिंक के थ्रू जुड़ें। आपको सारे नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह मिलेंगे और मेरे सारे क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे फ्रेंड। और ज्वाइन करने पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं जिससे आप बेहतरीन प्रिपरेशन आप कर सकते हैं फ्रेंड। और बहुत सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं, इतने सारे कोर्स आपके चल रहे हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और फी है, प्लस की जो फी है फ्रेंड, तो प्लस के अंतर्गत आपका 49,500 फीस है 1 साल का। इसमें आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, RKS10। और इसमें आप ईएमआई भी दे सकते हैं फ्रेंड। 6 मंथ का भी है, 12 मंथ का भी है, 24 मंथ का भी। 24 मंथ का करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। और अगर आप 12 मंथ का करते हैं तो 3600 आपको पे करना होता है फ्रेंड। ठीक है। और 24 मंथ का करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। 24 महीने का जो कोर्स आपका है वो 72,000 है। इसमें आपको 64,800 पे करना होगा। इसमें भी मेरा कोड इस्तेमाल करें आप। और आइकॉनिक जो आपका फ्रेंड है, तो आइकॉनिक के अंतर्गत आपका 64,000 है जिसमें आपको 57,600 पे करना होगा। ठीक है। 10% इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा कोड इस्तेमाल करने पर। और आइकॉनिक में जो 2 साल का कोर्स है, जिसको मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ये कोर्स लें आप, क्योंकि इसमें गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी फ्रेंड। और 2 साल का कोर्स ज़्यादा बेटर होता है। इसमें आपको 89,100 होगा फ्रेंड। इसमें आपको 4100 पे करना होगा। और 12 मंथ वाले में 5300 पे करना होगा फ्रेंड। और अगर 24 मंथ का अगर आप ईएमआई करते हैं तो और भी कम हो जाएगा। ऑप्शनल का जहाँ तक फ्रेंड, तो बहुत सारे ऑप्शनल यहाँ पर हैं। तो आप अपने ऑप्शनल में आपको अलग से एडमिशन लेना होगा। यहाँ भी आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। 6 मंथ का है, आपका 12 मंथ का है, 24 मंथ का है एंड 36 मंथ का है। इसमें भी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोड का इस्तेमाल अगर करते हैं, रेफरल कोड का, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे फ्रेंड। प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा, काउंसलिंग प्रॉपर आपको दी जाएगी। और पीडीएफ वगैरह आपको रेगुलरली दिया जाएगा, नोट्स वगैरह का, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, आप सेल्फ स्टडी आप कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड। तो लेट्स क्रैक इट। हम लोग टॉपिक पे आते हैं।
तो फ्रेंड हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत में जैव विविधता के संदर्भ में बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और बायोडायवर्सिटी इन इंडिया के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि बायोडायवर्सिटी क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट एंड जलवायु है और स्थलाकृतियों में भिन्नता के कारण भारत में अगर देखा जाए तो जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध है। ठीक है, और विश्व के 10 जलवायु विविधता वाले देशों में भारत शामिल है, और विश्व में 36 जैव विविधता जो हॉट स्पॉट है उसमें से 36 में से भारत में 4 हैं, और विश्व के 17 मेगा डायवर्सिटी महाविविधता वाले देशों में भारत को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और IUCN के बारे में फ्रेंड, जिसको मैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN के अनुसार भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भू क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि यहाँ विश्व की अब तक ज्ञात सभी पादप एवं जंतु प्रजाति को, प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज को देखा जाए तो करीब 7 से 8% प्रजातियां पाई जाती है। भारत में लगभग 47,500 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व के कुल पादप प्रजातियों का लगभग 7% है, और इनमें से भी लगभग 30% जो है आपका एंडेमिक है। ठीक है, मतलब लोकल है, स्थानिक है, यहाँ की है। और भारत में अगर पुष्पीय पादपों को अगर देखा जाएगा तो करीब करीब 15,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व के कुल पुष्पीय पादप प्रजातियों की 6% शामिल की जाती हैं, और 1500 जो पादप प्रजातियां हैं ये संकटग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड कंडीशन में है। तो ये सब ये डायवर्सिटी आपका है फ्रेंड। और भारत का जो टोटल क्षेत्रफल अगर आपको पता ही है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, और जिसमें 24.39% भाग पर ही फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन है, सदाबहार वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है आपका कटीली झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती है फ्रेंड। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो भारत में अगर जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाएगा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 17 मेगा डायवर्सिटी वाले देशों में भारत को भी सम्मिलित किया गया है। और जैव विविधता के संदर्भ में भारत विश्व के 10 एवं एशिया के 4 शीर्ष देशों में आता है, और विश्व के केवल 2.4% भूभाग होने के बावजूद भारत में जो वैश्विक प्रजातिगत विविधता का लगभग 7% भाग पाया जाता है। ठीक है, विश्व के बड़े स्तनधारी जीवों की प्रजातियों के संदर्भ में क्या है, तो भारत अग्रणी स्थान है फ्रेंड इसमें। ठीक है, लीड करता है इसको, और भारत में पादपों की लगभग 45,500 प्रजातियां पाई जाती हैं, और यहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेकर कोनीफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। इससे पता चलता है कि कितना डायवर्सिटी है। इसका रीजन क्या है, क्लाइमेट के कारण फ्रेंड। इस तरह से क्लाइमेट कंडीशन है भारत की, और यहाँ पर इस तरह की भू आकृति है जिसके कारण इतनी डायवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। और इन हॉट स्पॉट से कम 1.5 लाख स्थानिक प्रजातियों के पौधे हैं, जो विश्व के कुल संवहनीय पौधों का लगभग 50% है। और भारत में जो 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, जिस तरह से टोटल आपका 36 वर्ल्ड में 36 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप नोट करते जाएंगे। तो 36 वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, उनमें से 4 जो है वो भारत में है, उनमें से 4 भारत में है। और ये कौन कौन से हैं फ्रेंड, तो 4, तो एक आपका हिमालय का क्षेत्र पूरा होता है, हिमालय क्षेत्र है, जो संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र जो पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में अवस्थित है, उसको शामिल करता है फ्रेंड। तो ये पूरे हिमालय का जो रीजन होगा ये शामिल होगा। ये आपका एक 36 में भारत में एक आपका हॉट स्पॉट आपका है। ठीक है, तो हिमालय रीजन आपका हो जाएगा फ्रेंड इसमें। उसके बाद फिर हम लोग इसका देखते हैं फ्रेंड इसमें, और उसके बाद जो हिमालय रीजन आपका फ्रेंड है, हाँ, जो हिमालय रीजन आपका है, तो दूसरा आपका क्या है, इंडो बर्मा। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट में इंडो बर्मा
असम, अंडमान समूह के द्वीप समूह, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है और दक्षिणी चीन को छोड़कर, ठीक है, संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत शामिल है इंडो बर्मा में, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर, हाँ, तो ये आपका है। और भारत बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट संसाधन दोहन और आवास स्थान के विनाश की तीव्र दर के कारण क्या है, ये एक आपका संकटग्रस्त हॉटस्पॉट, ठीक है। तो असम अंडमान समूह के द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत इसमें शामिल है फ्रेंड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका, ये भी आपका दूसरा हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो 36 हॉटस्पॉट है वर्ल्ड का, उसमें से 4 जो है वो भारत में है। और देख सकते हैं आपका 4 रीजन दैट सेटिस्फाई दिस 2 क्राइटेरिया एग्जिस्ट इंडिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। एक आपका वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका है, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा एंड सुंडा लैंड है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी बात किया फ्रेंड ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मा के बारे में बात किया। वेस्टर्न घाट का जो रीजन देख रहे हैं, ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट का रीजन है, ये श्रीलंका है, ये आपका एक हॉटस्पॉट है। उसके बाद फिर आपका ईस्टर्न हिमालय का जो पूरा क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका शामिल है। इंडो बर्मा का पूरा क्षेत्र शामिल है फ्रेंड इसमें, ठीक है, इंडो बर्मा का क्षेत्र है। और सुंडा लैंड में आपका ये सब सारी चीजें, ये सब कंट्री इसमें शामिल है। तो सुंडा लैंड जो आपका है, इसमें निकोबार समूह के जो द्वीप समूह हैं, ठीक है, तो निकोबार समूह के आइलैंड हैं, इनको शामिल किया जाता है। और इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस आदि इसमें शामिल होते हैं सुंडा लैंड में। ये भी एक आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और पश्चिमी घाट और श्रीलंका है, तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका को सिहाद्री पहाड़ी के रूप से भी जानते हैं, आपको पता है, हम लोगों ने काफी भूगोल में इस चीज को पढ़ा है। और भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग और पड़ोसी द्वीप श्रीलंका के वन में आपका ये सम्मिलित है, ठीक है। तो श्रीलंका का जो क्षेत्र आपका होगा फ्रेंड, ये भी इसमें आपका शामिल है। आगे देखते हैं फ्रेंड, आपका भारत को एक आपका कॉन्सेप्ट है जैविक रिल्म, ठीक है। रिल्म मतलब क्या होता है, एक बड़ा क्षेत्र, ठीक है ना। तो भारतीय जो क्षेत्र है, इसमें 2 रिल्म मतलब 2 क्षेत्र में बांटा विस्तृत होता है। और जैसे हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र का आपका हो जाएगा, और शेष उपमहाद्वीप, ठीक है। तो हिमालय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पैली आर्कटिक रिल्म। ये पहले समय में, काफी प्राचीन समय में रिल्म के रूप में बांटा गया था क्षेत्रों को फ्रेंड, ठीक है। तो पैली आर्कटिक रिल्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैली आर्कटिक रिल्म में कौन सा क्षेत्र आता है, तो हिमालय क्षेत्र का हो गया। और आपका मलय रिल्म में कौन सा क्षेत्र आता है, तो शेष उपमहाद्वीप, ठीक है, शेष जो हिमालय क्षेत्र को छेड़कर शेष जो उपमहाद्वीप क्षेत्र है, वो मलय रिल्म में आता है। तो 2 जैविक रिल्म है, ये याद रखिएगा। एक तो हिमालय क्षेत्र का एरिया हो गया, और उसके बाद शेष महाद्वीप हो गया। हिमालय क्षेत्र जो आपका हो गया पहली आर्टिक रिल्म। आपसे पूछा जाएगा क्या है पहली आर्टिक रिल्म और मलय रिल्म, तो ये प्राचीन समय में काफी पहले ये विभाजन किया गया था क्षेत्रों का, ठीक है, उसके अंतर्गत ये इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। बायोम के अगर देखा जाएगा, तो भारत के अंतर्गत अगर बायोम देखा जाए, तो बायोम आपको मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, पूरे एक क्लास में मैंने इसको कराया था फ्रेंड, बायोम के संदर्भ में आपको बताया था। और बायोम जो आपका है, ये किसी विशिष्ट जलवायु प्रतिरूपों में के क्षेत्रों में रहने वाले जो पौधे हैं, जो वहाँ के एनिमल्स हैं, उनके उनका मेन ग्रुप होता है फ्रेंड। इसमें जंतु, वनस्पति, मृदा की पारस्परिक अंतःक्रिया सम्मिलित होती है। और भारत में अगर देखा जाएगा, तो भारत में 5 बायोम है, ठीक है, बायोम क्षेत्र भारत में 5 हैं। और 5 बायोम में कौन कौन है फ्रेंड, तो इसमें आपका एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। ये 5 बायोम में से पहला क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। दूसरा आपका है फ्रेंड कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क अथवा पर्णपाती वन, मतलब मानसून वन, जिसमें मानसून का इम्पैक्ट होता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तीसरा आपका है फ्रेंड, तीसरा आपका है उष्ण मरुस्थल और आर्द्र मरुस्थल, ठीक है, आर्द्र मरुस्थल भी है और उष्ण मरुस्थल भी है, अरावली के पूर्वी और पश्चिमी भाग में फ्रेंड। शंकुधारी वन है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है, ठीक है, एरिड और सेमी एरिड। शंकुधारी वन है, मतलब कोनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे फ्रेंड, तो ये आपको हिल एरिया में पाए जाएंगे, माउंटेन एरिया में पाया जाएगा फ्रेंड। और फिर आपका अल्पाइन घास के मैदान। तो ये 5 बायोम आपके भारत के अगर बायोम को देखा जाएगा, तो 5 क्षेत्र हो गया फ्रेंड, कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, और दूसरा मानसूनी वन या पर्णपाती वन, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क अथवा पर्णपाती वन। आपका उष्ण मरुस्थल है,
और आर्द्र मरुस्थल है, शंकुधारी वन है और अल्पाइन घास के मैदान है। तो ये 5 भागों में क्या किया गया है, इसको बाँटा गया है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड कि जैव विविधता की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा इसमें कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत को जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटा गया है। किसमें बाँटा गया है? जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटा गया है। जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जो बाँटा गया है फ्रेंड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया है, इसको 10 भागों में बाँटा गया है और जैव विविधता की दृष्टि से भारत में 10, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं और इसका आधार क्या है, तो बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से इसको 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है और इनके मध्य जलवायु, क्लाइमेट, स्थलाकृतियों, लैंडफॉर्म्स, मृदा, सॉइल इत्यादि से संबंधित भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है ना? तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं और बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से इसको 10 भागों में बांटा गया है। आधार क्या है? आधार है जलवायु, क्लाइमेट, स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म्स और क्या है? सॉइल। ठीक है, इसके आधार पर इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र में आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र। क्या आपका है फ्रेंड? ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। आप देख सकते हैं ये मैप पर, ये आपका पूरा ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र आपका आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो गया ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसमें आपका काराकोरम का क्षेत्र शामिल है, इसमें लद्दाख, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र शामिल है, तिब्बत का पठार है, सिक्किम है, ये आपका, ठीक है, सिक्किम। हाँ, मतलब कहने का अर्थ जो ट्रांस हिमालय जो आपका है, ट्रांस हिमालय तो आपका इधर ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो जैव बांटा जो गया है इसको है, ये बांटा गया है फ्रेंड, इसमें सिक्किम भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा एरिया शामिल है। बट ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो उसमें आपका जो माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो उसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है, यही 4 रेंज है। ये कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। लेकिन जो जैव भौगोलिक क्षेत्र में ट्रांस हिमालय में इसमें सिक्किम भी शामिल है, तिब्बत का पठार है, तो ये क्लासिफिकेशन किया गया है फ्रेंड जैव भौगोलिक क्षेत्र में। दूसरा जो आपका है फ्रेंड, वो आपका हिमालय का क्षेत्र है जैव भौगोलिक क्षेत्र में, जिसमें आपका उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिम एवं मध्य पूर्व हिमालय, ये क्षेत्र पूरा शामिल किया गया है फ्रेंड। तो आपका हिमालय रीजन जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हिमालय रीजन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पूरा हिमालय का क्षेत्र हो जाएगा। ये भी यहाँ पर आपका पार्ट आपका है और ये भी पार्ट को क्या किया गया है फ्रेंड, आपका शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद फिर आपका तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वो जैव भौगोलिक क्षेत्र में आपका मरुस्थल है, डेजर्ट एरिया है, जिसमें आपका थार का मरुस्थल शामिल है और कच्छ का रण है। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है फ्रेंड कि जैव भौगोलिक क्षेत्र में कहाँ पर कौन सा एरिया है। पश्चिमी घाट में देखा जाएगा तो मालाबार का मैदान है, पश्चिमी घाट है, ये शामिल है यहाँ पर। उसके बाद फिर आपका दक्कन प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिसुलर इंडिया, जिसमें आपका सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि है, छोटा नागपुर पठार है, ये इसमें शामिल है, केंद्रीय पठारी क्षेत्र है, ये इसमें शामिल है, दक्षिणी दक्कन का पठार है और ईस्टर्न हाईलैंड है, पूर्वी उच्च भूमि है। तो ये आपका पेनिसुलर इंडिया के अंतर्गत ये आपका फ्रेंड इसमें शामिल है। ठीक है, और अर्ध शुष्क में अगर सेमी एरिड क्षेत्र में देखा जाएगा तो पंजाब का मैदान है एवं गुजरात का मैदानी क्षेत्र है। तो ये 6 आपका जैव भौगोलिक क्षेत्र है फ्रेंड। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं 7 नंबर में गंगा का मैदानी क्षेत्र सम्मिलित हो जाएगा, जो गंगेटिक प्लेन है, इसमें गंगा का उच्च एवं निम्न मैदानी क्षेत्र शामिल है। तटीय क्षेत्र में देखा जाएगा तो पूर्वी और पश्चिमी घाट है, ये जैव भौगोलिक क्षेत्र के रूप में 8वां नंबर इसका है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ब्रह्मपुत्र की घाटी एवं उत्तर पूरब की चोटियां, ये सब सम्मिलित इसमें है। यहाँ पर फिर आपका आइलैंड समूह है, आइलैंड समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है एवं लक्षद्वीप, क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप। तो ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं आपका। बायो जियोग्राफिकल एरिया 10 क्लासिफिकेशन किया है, तो इसको आपको लोकेशन इसका ख्याल रखना चाहिए आपको। ठीक है, लोकेशन और मैप पर इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है और पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्रेंड, तो उसमें आप देख सकते हैं
और एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक-एक करके हम लोग देखेंगे फ्रेंड कि आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय क्षेत्र को हम लोग देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है ये अत्यधिक शुष्क है फ्रेंड, ड्राई है और यहाँ पर निम्न तापमान है और जलवायु स्थिति जो है यहाँ पर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। तो ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा ड्राई एरिया है, यहाँ टेम्परेचर कम होता है और क्लाइमेटिक जो कंडीशन यहाँ पर है फ्रेंड, तो यहाँ पे अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और यह देश के करीब करीब 5.7% भाग पर विस्तृत है और इस क्षेत्र के अधिकतर भाग पर जो है पत्थर है और हिमखंड पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, हिमखंड इसमें पाए जाते हैं फ्रेंड। तो ये ट्रांस हिमालय का जो आपका क्षेत्र हो गया, इसको आपको ट्रांस हिमालय का एरिया हो गया, जो पहला आपका जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड मैंने आपको बताया। दूसरा अगर देखा जाएगा फ्रेंड तो आपका हिमालय का क्षेत्र है। दूसरा जो हिमालय का क्षेत्र है इसमें आपका पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, ठीक है, तथा विषुवत रेखा से निकटता के कारण वनस्पति की सघनता अधिक है, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र होता है फ्रेंड ये ज़्यादा मतलब विरल अवस्था में है, विरल है यहाँ पर पूर्वी हिमालय की तरह डेंस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं और हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ क्या है, तापमान में कमी होने के कारण वनस्पति की अनेक पेटियों का यहाँ पर विकास हुआ है और यही कारण है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वनस्पति तक पाई जाती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको देखना है। और हिमालय क्षेत्र जो है फ्रेंड ये भारत की उत्तरी सीमा का निर्माण करता है और मतलब कुल मिलाकर ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है फ्रेंड और भारत के कुल भूभाग का लगभग 7.2%, भारत के कुल भूभाग का लगभग 7.2% भाग है ये। और वनस्पति के आधार पर देखा जाएगा तो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है और पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक जैव, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज कि पूर्वी हिमालय में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दोनों में ज्यादा विविधता कहाँ पाई जाएगी, तो पूर्वी हिमालय में पाई जाती है ज्यादा विविधता, यहाँ पर भी आपको देखना है फ्रेंड। और बहुत सारे वृक्ष वगैरह भी हैं जैसे चीड़ है, सागौन है, ये सब चीजें, अमलतास है, ऑर्किड है, बैम्बू है, देवदार है, ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो और ये सब मैंने ज्योग्राफी में आपको बता भी रखा है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग पर्यावरण को देख रहे हैं। तो हिमालय क्षेत्र का ये क्लासिफिकेशन है आपका जैव भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह हैं तो हिम तेंदुआ और भूरे भालू पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका लैंडस्लाइड, ठीक है, और तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण यहाँ की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉल्यूशन के कारण और लैंडस्लाइड के कारण फ्रेंड यहाँ पर जो स्पेसीज हैं वो आपका संकटग्रस्त अवस्था में है और एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं। तो ये हिमालय क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया फ्रेंड। अगला है आपका भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत इसमें जो आपका है भारतीय मरुस्थल में इस क्षेत्र में सबसे अधिक कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं और भारतीय मरुस्थल की प्रमुख प्रजातियों में शामिल ब्लैक बग अब संकटग्रस्त अवस्था में है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक बग अब संकटग्रस्त अवस्था में है, इंडेंजर्ड कंडीशन में है। ये क्या होता है इंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल, तो हम लोग, मैं आपको अलग कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, IUCN कराऊंगा फ्रेंड कि IUCN क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या हो गया, भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र हो गया फ्रेंड। और यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है फ्रेंड, यहाँ पर ये करीब करीब ये जो भूभाग आपका है ये टोटल आपका 6.6% है आपका भारत के कुल भूभाग का। और यहाँ पर वर्षा कम होती है बट वाष्पीकरण ज्यादा होती है। यहाँ पर बबूल है, नागफनी है, खैर है, इस प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती है फ्रेंड। और तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, इसमें अगला जो हमारा है पश्चिमी घाट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से। और ये जो क्षेत्र आपका फ्रेंड है, हाँ, ये जो आपका फ्रेंड है इसमें आप जैव विविधता जो है काफी ज्यादा जैव विविधता यहाँ पर वेस्टर्न घाट में पाई जाती है और ये भारत के कुल भूभाग का करीब करीब 5.8% भाग है।
और भारतीय हॉटस्पॉट के रूप में लिस्टेड है। और ये जो एरिया आपका है तो ये अत्यधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्र है और इसे हॉटस्पॉट के रूप में लिस्टेड किया गया है। मैंने बताया था ना आपको कि 36 हॉटस्पॉट में से आपका 4 भारत का क्षेत्र है, जिसमें एक वेस्टर्न घाट और श्रीलंका एक साथ में था। और इस क्षेत्र में सदाबहार वन से लेकर आपका शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो एरिया आपका है तो इसमें आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है। आपका गुजरात का क्षेत्र हो जाएगा फ्रेंड, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है। ये सब एरिया होगा। इसमें गोवा है, कर्नाटक है, गोवा है, ठीक है, कर्नाटक है, और आपका केरला, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं, तमिलनाडु का भी क्षेत्र इसमें आपका शामिल होगा कुछ। तो ये सब आपका वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आपका फैला हुआ है। और यहाँ पर आपका इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जो प्रमुख जीव जंतु हैं उसमें नीलगिरी का जो क्षेत्र आपका है फ्रेंड, और हाँ, नीलगिरी लंगूर बोलते हैं, सालाबार ग्रे है, हॉर्नबिल काफी पूछा जाता है, ग्रे हॉर्नबिल, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो आपका ग्रेट हॉर्नबिल है फ्रेंड, और टाइगर वगैरह जो है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और और इसमें जो अगर प्लांट्स वगैरह को देखा जाएगा फ्रेंड तो इसमें आपका ऑर्किड है, चंदन है, अंगूर बेल, ऐसे प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो आपका है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्कन पेनिसुला। और इसमें दक्कन का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये भारत के 42% भाग पर फैला हुआ है। भारत का 42% भाग पर ये आपका फैला हुआ है। और ये जो आपका है ये अर्ध शुष्क, दक्कन का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। उत्तर में सतपुड़ा है फ्रेंड, पश्चिम में पश्चिमी तट, पूरब में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। और ये वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश है, रेन शैडो एरिया है। और दक्कन का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये उत्तर में सतपुड़ा, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। और यहाँ की प्रमुख नदियां जो हैं ताप्ती है, नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी, ये सब मुख्य नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती आपको पता ही, भूगोल में आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, मैंने खुद ही पढ़ा है, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। और महानदी गोदावरी जो है ये पूरब में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर आपको ब्लैक और रेड सॉइल आपको देखने को मिलता है फ्रेंड। तो उसके बाद फिर आपका एक है फ्रेंड अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो ये जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है ये एशियाई शेरों का क्षेत्र रहा है, ठीक है। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र आपका है, और ये पंजाब तथा गुजरात का मैदानी क्षेत्र अर्ध शुष्क प्रदेश है। पंजाब का, गुजरात का मैदानी क्षेत्र जो है ये सेमी एरिड एरिया है। और ये संपूर्ण भारत में करीब करीब 16.4% भाग को कवर करता है, ठीक है। और यह एशियाई शेरों का आवास स्थल रहा है, ठीक है फ्रेंड। और गिर क्षेत्र के शेर जो हैं, गिर क्षेत्र के जो शेर हैं ये काफी ज्यादा जाने जाते हैं फ्रेंड। अगला देखेंगे गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आपका फ्रेंड गंगा के मैदानों को भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है, ये ऑलरेडी जानते हैं। अपर गंगा प्लेन है, मिडिल गंगा प्लेन है, लोअर गंगा प्लेन है। और मृदा की उर्वरता के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। भाबर है, भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र है, खादर है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ ज्योग्राफी क्लास में कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है फ्रेंड। तो उसको वहां पर आप देख सकते हैं। खादर आपका जो हो गया जिसमें नई, मतलब बाढ़ के मैदान होते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो मैदान है उसको खादर बोलेंगे। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होगी जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता उसको बांगर बोलते हैं। उसके बाद तराई होता है जहाँ पर नदियां फिर से दिखती हैं, भाबर में नदियां नहीं दिखती हैं। मतलब फुटिल में आपको, पहाड़ के जो फुटिल है, माउंटेन के फुटिल में भाबर तराई आपको मिलेगी। क्षेत्र और वातावरण की दृष्टि से, कृषि उत्पादन की दृष्टि से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा के मैदानी क्षेत्र का विस्तार आपका देखा जाएगा फ्रेंड तो राजस्थान से लेकर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक है। और इसके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आपका मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में आपका हाथी है, ब्लैक बग है, भारतीय गेंडा है, घड़ियाल है, स्वच्छ जल के कछुए शामिल इसमें हैं। और यहाँ पर मछलियों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया फ्रेंड। एक बार लास्ट में इसको रिवाइज भी कर देंगे। तटीय क्षेत्र में अगर देखा जाएगा फ्रेंड, तटीय प्रदेश में
तो तटीय प्रदेश के अंतर्गत के भारत के जो विस्तृत भाग में ये फैला तटीय क्षेत्र है, जिसमें आपका ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट हो जाएगा और आपका फ्रेंड आपका पूर्वी भाग आपका ये सब सम्मिलित होगा इसमें। और यहाँ के मैंग्रोव वन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियों की अधिकता है। मैंग्रोव मैंने ऑलरेडी पहले से कराया हुआ है, मैंग्रोव जानते हैं। और यहाँ पर स्वच्छ जल के कछुए एवं समुद्री जल में रहने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी से लगे सुंदर वन में रॉयल बंगाल टाइगर की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। सुंदर वन के नाम क्यों पड़ा? तो सुंदरी वृक्ष के नाम पर यहाँ पर आपका सुंदर वन पड़ा है फ्रेंड। और आपको पता है जो कोस्टल एरिया है इंडिया का फ्रेंड, वो आपका करीब करीब 7517 है, 7517 किलोमीटर है फ्रेंड। और ये भारतीय भूभाग का करीब करीब 2.5% शामिल किया जाता है। और इसमें आपका प्रवाल द्वीप सम्मिलित है, कोरल रीफ है, अंडमान निकोबार में भी है और लक्षद्वीप में भी है। ठीक है, ये सब सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पे डॉल्फिन है, घड़ियाल है, ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें सम्मिलित है फ्रेंड। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका ऑलिव रिडले कछुए के नाम से ये जगह बहुत फेमस है, पूछा भी गया एग्जाम में, ऑलिव रिडले। ठीक है, ऑलिव रिडले कछुए के आवास के और ये आपका प्रजनन स्थल के रूप में ये है, चर्चा में रहता है फ्रेंड। और यहाँ पर करीब करीब 55 कछुओं की प्रजातियां, ध्यान दीजिएगा, करीब करीब 55 कछुओं की प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती है। और करीब करीब 248 बर्ड्स, पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। तो बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से ये काफी इम्पोर्टेंट। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं आपका, इसमें आपका फ्रेंड है उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका जैसे भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर है और जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सेमी आपका एवरग्रीन है, आर्द्र पर्णपाती मानसूनी वन है, घास के मैदान है, दलदल है, स्वैम्प है, ये सब आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं फ्रेंड यहाँ पर। और ये करीब करीब आपका 5.2%, ठीक है, 5.2% ये कुल भूभाग का क्षेत्र है। और यहाँ पर बहुत सारी स्थानिक वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है यहाँ पर भी, और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन आपका जैव विविधता के समृद्ध क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे आपका नेक्स्ट जो आपका है द्वीपीय समूह। तो द्वीपीय समूह के अंतर्गत क्या आपका है, ये उप महाद्वीप का क्षेत्र है और करीब करीब 572 द्वीपों का ये समूह है फ्रेंड। और यहाँ पर आपको ये जो अंडमान द्वीप के उत्तर एवं निकोबार द्वीप के दक्षिण तक फैला हुआ है, जो 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है, नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पर विषुवतरेखीय वन पाए जाते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर घना आवरण, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें आपका डॉल्फिन है, आपका और भी चीजें हैं, निकोबारी कबूतर है, मगरमच्छ है, ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि भारत के जो विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक बार इसको क्विक रिकैप कर देते हैं फ्रेंड, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इसमें जो मेन चीजें हैं, एक बार इसको मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो हम लोगों ने देखा था फ्रेंड कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 17 मेगा डायवर्सिटी वाले देशों में भारत को भी सम्मिलित किया गया है। एक सेकंड, सम्मिलित किया गया है। और जैव विविधता के संदर्भ में भारत विश्व के 10 एवं एशिया के 4 शीर्ष देशों में आता है। ठीक है, और विश्व का केवल 2.4% भूभाग होने के बावजूद भारत में जो ग्लोबल वैश्विक प्रजातिगत विविधता का जो लगभग 7% यहाँ पर पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। और विश्व के बड़े स्तनधारी जीवों की प्रजातियों के संदर्भ में भारत क्या है, लीडिंग कंट्री है फ्रेंड। और भारत में करीब करीब 45,500 प्रजातियां पाई जाती हैं।
यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट सारे पाए जाते हैं, ये हम लोग डिस्कस किया। और जो हॉट स्पॉट आपका है फ्रेंड, तो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जिसमें से 4 जो है भारत का क्षेत्र है, जिसमें मैंने आपको बताया हिमालय का क्षेत्र, तो हिमालय का क्षेत्र आपका हो गया। और दूसरा फिर मैंने आपको बताया इंडो बर्मा का क्षेत्र है, ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एरिया कौन कौन सा है ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखिए वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये भी आपका ग्लोबल हॉटस्पॉट है। ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मा, ये भी आपका हॉटस्पॉट है। और सुंडालैंड, तो ये 4 आपका क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें भारत भी आपका इसमें शामिल है। और इसमें सुंडालैंड जो आपका है फ्रेंड, इसमें निकोबार समूह के द्वीप समूह इसमें सम्मिलित हैं। और इसके अतिरिक्त जो है इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनई है, फिलीपींस है, ये सब क्षेत्र इसमें शामिल है। और पश्चिमी घाट और श्रीलंका है, ये भी आपका है। तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट, इसको अच्छे तरीके से ख्याल कर लीजिएगा, मैप पर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद जैविक रिल्म के बारे में बताया। जैविक रिल्म जो है प्राचीन समय में इसे क्लासिफिकेशन किया गया था जलवायु के आधार पर। तो 2 क्षेत्र जो है रिल्म के अंतर्गत, 2 रिल्म भारत में आता है, एक हिमालय रिल्म है और पहली आर्टिक रिल्म आपका है, और एक मलय रिल्म है। तो पहली आर्टिक रिल्म में हिमालय क्षेत्र आता है फ्रेंड, और मलय रिल्म में क्या आता है, शेष उपमहाद्वीप आते हैं। तो ये 2 रिल्म आप बायोटिक रिल्म बोलते हैं इसको। देखो कल्चरल रिल्म भी होता है, बायोटिक रिल्म भी होता है, सांस्कृतिक प्रदेश, तो जैव प्रदेश। तो 2 जैव प्रदेश जो है रिल्म के रूप में, पहली आर्टिक रिल्म और मलय रिल्म जो है, ये 2 चीजें आती हैं। बायोम जो आपका शब्द है फ्रेंड, काफी डिटेल बताया हुआ है बायोम के अंतर्गत, कि आपका इसमें एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। और सॉइल है, तो 5 बायोम क्षेत्र है भारत में, इसको मैंने बताया। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क अथवा पर्णपाती वन या मानसूनी वन, उष्ण मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल है, शंकुधारी वन है, अल्पाइन घास के मैदान है। तो ये 5 बायोम क्षेत्र हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप ख्याल कीजिएगा। 5 आपका बायोम रीजन है इंडिया में, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू भी कराएंगे फ्रेंड। तो भारत के जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें, एक सेकंड, तो भारत के जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसमें भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। इसमें आपका जलवायु, स्थलाकृतियां और मृदा इत्यादि से संबंधित भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये मैप पर आपका क्लासिफिकेशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपका ट्रांस हिमालय है, हिमालय क्षेत्र है, सेमी एरिड है, गैंगेटिक प्लेन है, डेजर्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, दक्कन पेनिसुला है, कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न घाट है एंड आइलैंड है। तो ये क्लासिफिकेशन आपका किया गया है। वेस्टर्न घाट का एरिया ये हो जाएगा फ्रेंड आपका, ठीक है। कलर से आपको बताया गया है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र कौन सा है, हिमालय का क्षेत्र कौन सा है, सेमी एरिड का कौन सा क्षेत्र है, गैंगेटिक प्लेन का कौन सा क्षेत्र है। तो इसको आप देखेंगे। ट्रांस हिमालय का एरिया बताया, ट्रांस हिमालय है, तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं ट्रांस हिमालय। फिर हिमालय का क्षेत्र हो गया, उसके बाद फिर मरुस्थल का क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, कच्छ का रण है, पश्चिमी घाट आपका है, मालाबार का मैदान, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार है, ये सब चीजें सम्मिलित है। इसमें केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड है, छोटानागपुर का पठार है, केंद्रीय पठारी क्षेत्र है, प्लेटो, सेंट्रल प्लेटो एरिया है, दक्षिणी दक्कन का पठार है, पूर्वी उच्च भूमि है, अर्ध शुष्क में आपका पंजाब का मैदान है, गुजरात का मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, द्वीपीय समूह है। ये सारी चीजें इसमें आपकी आती हैं। ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र आपका है, ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत, ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र आपका है फ्रेंड, इसके अंतर्गत जो आपका एरिया है, वो सब सारा चीजें मैंने बताया आपको। हिमालय का क्षेत्र मैंने आपको बताया, हिमालय का जो क्षेत्र आपका है उसके अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा किया कि कौन कौन सा एरिया इसमें सम्मिलित है। उसके बाद कौन किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र है, ब्लैक बक जो है संकटग्रस्त अवस्था में है। पश्चिमी घाट के बारे में मैंने आपको बताया। तो उसके बाद दक्कन का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये भी इसमें सम्मिलित है। एरिया कौन सा है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इसको भी डिस्कस किया। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है इसको मैंने बताया आपको, और काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ें फ्रेंड। और तटीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इसके बारे में बताया। द्वीप समूह है,
तो ये यहाँ तक मैंने आपको कराया फ्रेंड। और जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाएगा, जो द्वीप समूह का जो क्षेत्र आपका फ्रेंड है, तो यहाँ पर आपका बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं। अंडमान द्वीप में प्रवाल भित्ति का पूरा क्षेत्र है, ठीक है? निकोबार द्वीप में भी आपका पूरा क्षेत्र है फ्रेंड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे भारत में जंतु विविधता, और इसमें हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड। भारत में जंतु विविधता को, इसमें एक-एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। टाइगर है, तो इंडेंजर्ड है, क्या है? इसके पहले मैं आपको आईयूसीएन पूरा बता दूँगा, ठीक है? आईयूसीएन बता दूँगा। तो टाइगर है, इसमें कितने अलग-अलग प्रकार के टाइगर जो हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में फ्रेंड, तो इन सब चीज़ों को देखोगे। एलिफेंट है, तो आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आपका इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें गंगा डॉल्फिन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में जंतु विविधता है, गंगा डॉल्फिन के बारे में क्या है? बैजी डॉल्फिन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों के बारे में। इरावदी डॉल्फिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इरावदी डॉल्फिन। उसके बाद ऑलिव रिडले कछुआ काफ़ी चर्चा में रहता है, ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा गया है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। घड़ियाल है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इसके बारे में। गेंडा है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है? व्हाइट राइनो है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसमें हम लोग पूरे एक-एक प्रजाति के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड, ठीक है? आपका लाल पांडा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कस्तूरी मृग पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, ठीक है, लास्ट ईयर। उसके बाद हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है, हिम तेंदुआ है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कोंडाना रैट है, ये भी आपका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। नामदफा उड़न गिलहरी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। मलाबार सीवेट है, तो एक-एक चीज़ों के बारे में आईयूसीएन स्टेटस क्या है। फिशिंग कैट है, इसके बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी चर्चा में रहता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बंगाल फ्लोरिकन है, जो आपका जॉर्डन कॉसर है, इसके बारे में बात करेंगे। हिमालयी बटेर है, ठीक है। पिंक हेडेड डक है, तो आईयूसीएन स्टेटस क्या है। भूरा भालू है, गिद्ध है। वल्चर के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड हमेशा, तो वल्चर के बारे में आपका काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे। और 2020 से 24 तक भारत सरकार ने क्या इस पर रणनीति बनाई है, इसको बचाने के लिए, इस प्रजाति को, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे फ्रेंड हम लोग। और ये जो आपकी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब चीज़ कर लेंगे, एमसीक्यू भी कर लेंगे। मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10 मेरा कोड है। टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लें, तो सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको फ्रेंड। और इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, ये 5 सेक्शन है फ्रेंड। तो बेहतरीन तरीके से आपको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, और मेंस के दृष्टिकोण से भी आपका इन्वायरमेंट है, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने करा रखा है, इंटरनल सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है, सोशल इशूज, जस्टिस है। इन सब चीज़ों पर हम पूरी तरह से आपको, मतलब जीएस पेपर 1, 2, 3 और पेपर 4, चारों पेपर में जो मेरा एरिया है, उसको खूब अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आप मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करें फ्रेंड। और मेरे कोड का इस्तेमाल करें, ठीक है? आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा फ्रेंड। नोट्स के लेवल पर कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच रखना है। और एडमिशन जो लेते हैं आप, तो 2 साल का एडमिशन लें फ्रेंड। प्लस में लेते हैं या आइकॉनिक में लेते हैं, जिसमें भी लेते हैं, 1 साल का नहीं 2 साल का लें, क्योंकि जब 1 साल आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है और 1 साल आपको प्रिपरेशन में लगेगा समय फ्रेंड, तो बिल्कुल। और ऑप्शनल भी ज्वाइन करें। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, अनपैरेलल है, स्पेक्टेकुलर है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अनअकैडमी से बेहतर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर इनोवेशन है, यहाँ पर एक क्लियर कट आपको रोड मैप मिलता है, अपने आप को आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और बिल्कुल यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल शाम को 5 बजे मेरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत में जंतु विविधता क्या है, ठीक है? इसके बारे में, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण समसामयिकी को खूब लाइक करें फ्रेंड, जितना ज़्यादा होगा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये मैं पूरे करंट अफेयर इन्वायरमेंट का करा रहा हूँ। और इसी तरह से आपका इंडियन पॉलिटी है, उसमें भी करंट कराऊंगा, इंडियन इकोनॉमी में कराऊंगा, ज्योग्राफी में जो भी करंट आपका एरिया होगा, जो मेरे सब्जेक्ट का है, उसमें मैं समसामयिकी का शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेजूंगा, जिससे अपने जानकारी को आप बेहतर कर सकें और यूपीएससी आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकें। ठीक है फ्रेंड, ऑल द बेस्ट
एंड लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी। तो मिलते हैं फिर कल शाम को 5 बजे अपने निर्धारित समय पे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर फ्रेंड।